हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के चैप्टर 6 के बारे में। अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हम पर्यावरण के बारे में, जो पर्यावरण के अन्य अलग अलग घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए, पर्यावरण के में हमने वायु के बारे में, जल के बारे में और हमारा पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण कहते किसे, हम इसको किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं, किस प्रकार से ये हमें इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो ये छठा चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण हमारे साथ किस प्रकार, मतलब पर्यावरण में और हमारे बीच में कैसे क्रियाएं होती हैं, और जो हमारे पर्यावरण में कुछ प्रदेश बटे हुए हैं टेम्परेचर के हिसाब से, वनस्पति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, तो उनके बारे में भी हम इसमें और इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इंग्लिश में ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस एंड द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर सेम वैसा ही रहने वाला है, वही बच्चों की लैंग्वेज में होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी है, तो वो हम इसमें बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। जो रिमोट एरिया के जो लोग थे, वो जो रिमोट एरिया थे वो, और वहां रहने वाले लोगों की जो तस्वीरें थी वो उसको अच्छी लगती थी, उसको आकर्षित करती थी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, उसमें अलग अलग देशों के अलग अलग जाति प्रजाति, मतलब हर प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं, विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। ठीक है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वन वर्षा क्षेत्रों से हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे पृथ्वी पे जिस प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान है, बर्फ के प्रदेश हैं, गर्म या फिर ठंडे वर्षा के जो क्षेत्र है, तो वो सारी की सारी यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है। तो ये जो रेणुका के चाचा हैं वो उसको बता रहे हैं, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। अब देखिए, रेणुका इंडिया की रहने वाली है, तो हम इंडिया के लोग, बाहर के जो दूसरे लोग हमसे अलग दिखते हैं, चाहे कलर में मान लीजिए, चाहे अपने शरीर की स्ट्रक्चर में मान लीजिए। तो वो बोलती है, क्योंकि बच्ची है तो वो उसी प्रकार के सवाल कर रही है, वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा या मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। तो ये मतलब जो श्रीकांत चाचा हैं रेणुका के, वो उसको जो बाहर के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। वे मछली पकड़ना या वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहली हेडिंग है अमेजन बेसिन में जीवन। जो अमेजन बेसिन है, जो अमेजन नदी है, उसके आसपास का जीवन किस प्रकार का है, वो हम इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग क्या है? अमेजन बेसिन में जीवन। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन, कर्क रेखा या मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मतलब यहाँ हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, एक तो उसके बारे में बताया गया कि वो कहाँ पे स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है, जो बीचों बीच जा रही है, उसके 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण का जो भाग होगा, मतलब बीच का जो भाग होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर इक्वाटोरियल रीजन कहेंगे। ठीक है। और जो अमेजन नदी है वो भी कौन से? इस भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर ही गुजरती है। ठीक है। ध्यान दें कि ये पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो मतलब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये पश्चिमी पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक कैसे चली जाती है, इतनी दूरी कैसे तय करती है ये। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। देखिए, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा कि ये नदी मुहाना बनाती है, या फिर ये उस नदी का मुहाना है। तो होता क्या है, ये मुहाना बनता कैसे है कि जिस स्थान पर कोई नदी
किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मान लीजिए कोई नदी जा रही है और वो आगे जाके किसी बड़ी नदी में या फिर समुद्र में मिलती है, तो वो जो मिलने वाली जगह है जहां से वो प्रवेश करती है उस नदी में, उसको हम क्या बोलेंगे? मुहाना बोलेंगे। ठीक है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। बहुत सारी सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो मतलब यहाँ पे ये चीजें बताई गई है कि जो अमेजन नदी है वो कौन कौन से एरिया से बहती है। तो ब्राजील के कुछ भाग हैं उसमें, पेरू के भी कुछ भाग हैं, बोलीविया के भी कुछ भाग हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है। अब ये जो अमेजन नदी थी या फिर ये जो एरिया था, इसका नाम अमेजन क्यों पड़ा, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने, मतलब जो खोज करने वाले थे, उन्होंने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों से ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो देखिए, जब स्पेन के कुछ जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे खोज करने गए, मतलब तो उनको जब ये नदी मिली, तो यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी थे वो कैसे थे, मतलब उन्होंने सिर पे तो सुरक्षा कवच पहन रखा था और घास के स्कर्ट पहन रखे थे। उन लोगों ने उनपे आक्रमण किया। तो इन आक्रमणकारियों को देख के उनको जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था उसमें जो अमेजोन्स नाम का एक समूह हुआ करता था, महिलाएं लड़ाकू थी उसमें, जो लड़ाकी महिलाएं थे या महिलाएं योद्धाएं थी, उनकी याद आई। तो इस प्रकार इस एरिया को अमेजन का नाम दे दिया गया। अब देखिए, अमेजन बेसिन जो आप बता रहे थे कि देखिए वेनेजुएला का कुछ भाग में बह रही है, कोलंबिया के कुछ भाग में बह रही है, इक्वाडोर में बह रही है। ठीक है। ये गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये इधर से, ये फिर इधर ब्राजील में, इधर बोलीविया में, इधर पेरू में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप का आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, सॉरी अफ्रीका नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दक्षिणी अमेरिका, माय बैड। ये दक्षिणी अमेरिका के पूरे भाग में मतलब ये बह रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर नाम पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। ये अमेजन बेसिन है। अब ये छोटी छोटी जो ये अमेजन नदी जा रही है, इसमें छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज या फिर जो सहायक नदियां हैं वो आके ये अमेजन बेसिन का निर्माण कर रही हैं। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो ऊपर नाम आया सहायक नदियां, ये क्या होती है? ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को भागकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, कैचमेंट एरिया। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा अपने आप ही हो गया कि ये कितने सारे जगहों पे मिलके कितने सारे देशों में ये नदी बह रही है, कितने सारे देशों में ये अमेजन बेसिन है। तो क्या होता है कि जब छोटी छोटी नदियां जो अपने साथ पानी लाती हैं वो एक किसी बड़ी नदी में डाल देती हैं, तो वो उस नदी की सहायक नदियां बन जाती हैं। ठीक है। अब आता है जलवायु कि अमेजन जो बेसिन है वहां पे जलवायु कैसा है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। देखिए, इतनी बड़ी नदी है और भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, तो यहाँ पे गर्मी तो ऑब्वियस सी बात है होगी होगी, और गर्मी होगी तो वहां की जो जलवायु है वो कैसी होगी? गर्म और नम होगी। ठीक है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। होता क्या है कि जब आर्द्र मौसम होता है या फिर जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमारा शरीर चिपचिपा रहता है और इससे हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। अब ये आर्द्रता इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लगभग हर रोज ही वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो देखिए, दिन में तापमान उच्च होगा क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो तापमान भी उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होती है। लेकिन रात के समय क्या होता है कि तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक है। अब आता है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। देखिए, अच्छी बरसात होगी तो पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में उगेंगे, अच्छी तरीके से परिपक्व होंगे। तो वही चीज बताई गई है कि अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। अच्छी बरसात हुई तो वन इतने सघन हो गए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जमीन तक भी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। देखिए, हर पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता
होती है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जमीन के नीचे मतलब उस जो छाया में कैसी वनस्पति पनपेगी, वही वनस्पति पनपेगी जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखती हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। परजीवी पौधे क्या होते हैं कि जो किसी दूसरे पेड़ पे रह के वहां पे अपनी वृद्धि करते हैं, ना कि जमीन पे उगते हैं, तो वो परजीवी पौधे होते हैं। तो यहाँ परजीवी पौधों के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं? आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। ठीक है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। अब देखिए, वर्षावन है तो अगर सघन वनस्पति होगी तो वहां पे पशु पक्षी वो भी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। तब कौन से पाए जाते हैं वो यहाँ बताया गया है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं पक्षी यानी पंखों वाले, रंगीन पंखों वाले मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे जो जानवर पाए जाते हैं, उनके बारे में जो पक्षी पाए जाते हैं वो बताए गए हैं। प्राणियों में कौन कौन से पाए जाते हैं? बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टेम्पीर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। तो देखिए, सांप कौन कौन मतलब किस प्रकार के पाए जाते हैं? मगरमच्छ, वो भी तो एक सरीसृप में ही आता है ना। मगरमच्छ हो गया, सांप हो गए, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया तथा बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। देखिए, कीड़े मकोड़े तो ऑलमोस्ट हर जगह ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्षा वन क्षेत्र है तो यहाँ पे भी पाए जाएंगे, ऑब्वियस बात है। मांस खाने वाली पिराना मछलियां, पिराना मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। जो मांसाहारी मछलियां होती हैं, छोटी छोटी होती हैं पिराना, उनके दांत बहुत भद्दे से डरावने से होते हैं, वो मछलियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखिए, अच्छी बरसात और जो वनस्पति है उसकी बहुतायतता होने के कारण, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण यहाँ पे मतलब वन भी अच्छे हैं और जो प्राणी जात है वो भी अच्छी है, पक्षी वगैरह मतलब सब कुछ यहाँ पे असाधारण ही है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। यह आर्किड और ब्रोमिलाइड जो मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे ब्रोमिलाइड के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताई गई कि ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी संचित रहता है। लगभग रेगुलरली बरसात होती रहती है तो पानी के तो बहुतायता है ही, तो वो तो मतलब वाष्पित होकर उड़ नहीं पाता है और एक तो सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। तो होता क्या कि अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और जो मेंढक है वो इसमें अपने अंडे देता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो जो टुकन पक्षी बताया गया था उसकी इमेज है और ये टेपीर जो पाए जाते हैं यहाँ पे, चींटी खाते हैं। देखिए, इसका मुंह ऐसे छोटा सा है तो ये चींटियों को खाने के लिए ऐसा मुंह है इसका। तो ये ऐसे जानवर वहीं पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं ऐसे। वर्षावन के निवासी, वर्षावन की बात हो रही है तो वहां पे जो लोग हैं वो भी तो निवास करते ही होंगे। तो वहां के लोग कैसे होते हैं उनके बारे में बताया गया कि यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। तो ये कौन सी कृषि हो गई? जैसे अपने यहाँ पे झूम कृषि होती है ना, कि पेड़ों को काट के या जला के उस जमीन को खाली करके वहां पे वो किया जाता है, फसल उगाई जाती है। वैसे ही ये खेती करते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो पुरुष क्या करते हैं? शिकार करते हैं, नदियों से मछलियां पकड़ के लाते हैं, और महिलाएं जो फसल उगाते हैं उनका ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो ये फसलों के नाम है कि कौन कौन सी फसलें वर्षावन में उगाई जाती हैं। क्योंकि मछली या शिकार का मिलना निश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे ऐसी मछलियां क्यों उगाते हैं? क्योंकि मछली या शिकार का मिलना तय निश्चित है कि किसी दिन तो बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा और किसी दिन मिलेगा ही नहीं। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस प्रकार की जो मतलब कम मात्रा में उगा के भी उनसे जल्दी पेट भर जाए, ऐसी सी फसलें उगाते हैं। वे कर्तन एवं धन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि कर्तन और धन काटो और जला के फिर कृषि करते हैं, उस प्रकार की कृषि का ये प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो मतलब एक फसल का नाम है मेनियोक, इसको कसावा भी बोलते हैं, और ये आलू की तरह जमीन में उगता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। मतलब वो जो जमीन में चींटियों का पूरा पूरा ऐसे गुच्छा होता है ना, तो उनको खोद के वो भी खाते हैं ये लोग। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्परों के घरों में रहते हैं।
जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो यहाँ मतलब घर के प्रकार बताए गए हैं कि कुछ लोग तो कैसे घरों में रहते हैं, मधुमक्खी की छत्ते के आकार के जो छप्पर होते हैं उनके घरों में रहते हैं, और कुछ लोग बड़े अपार्टमेंट जैसे घर में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मलोका बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्तन और धैन पत्ती जो नाम आया है उसके बारे में बताया गया है कि कर्तन एवं धैन स्लैश एंड बर्न की पत्ती में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, उसके बाद ये भूमि बंजर हो जाती है तो उसको छोड़ के दूसरे टुकड़े पे सेम पद्धति अपनाई जाती है। जमीन के इस टुकड़े की बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं, इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब ऐसे साइकिल वाइज इन चीजों को, इन भूमि को उपयोग में लेते हैं ये। ठीक है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। देखिए यहाँ का जीवन भी अब जैसे जैसे तरक्की करेंगे तो बदलेगा ही ना। तो पुराने समय में तो क्या होता था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ नदी ही एक ऐसा साधन थी जिसके द्वारा पहुंचा जा सकता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बन गया तो उससे ना इस वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है, क्योंकि हर जगह ऐसे घने जंगल में पहुंचना मुमकिन नहीं है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कितने लोगों की आवाजाही बढ़ गई तो उनको उस क्षेत्र से निकल के नए क्षेत्र में बसना पड़ा, लेकिन वो खेती अपने उसी पुराने तरीके से कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। हम देखिए, हम इंसानों की ना सबसे बड़ी जो गलत आदत है ना वो यही है कि हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना तो फिर उसको नष्ट किए बिना हम रुकते ही नहीं है। और वैसा ही हम यहाँ कर रहे हैं कि विकास की गतिविधियां तो कर रहे हैं हम, लेकिन उस विकास के साथ साथ वहां के जो वर्षावन है उनको भी हम नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों, रहने लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, फिर फैक्ट्रियां लगाने के लिए चाहिए, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इन सब चीजों की वजह से, उनकी वजह से भी वन लुप्त होते जा रहे हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखिए, जब जो पेड़ हैं ये जो अपर्दन की प्रक्रिया होती है इसको स्लो कर देते हैं, इसको एकदम खत्म जैसा ही कर देते हैं, लेकिन जब हम वन ही काट देते हैं तो ढलान वाली जगह से वो ऊपर की जो उपजाऊ जमीन होती है वो तो बह जाती है और फिर वहां पे बंजर भूमि बचती है जो किसी काम की नहीं है। तो इस प्रकार से इन वनों का विनाश हो रहा है। अब आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो वो तो हमने दक्षिण अमेरिका की अमेजन का बेसिन पढ़ा था। अब हमारे देश में भी कुछ बेसिन हैं तो उनमें गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो ये जो इनकी सहायक नदियां हैं वो ये मिलके ये बेसिन का निर्माण कर रही हैं। ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। वो कहाँ पे था, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में, और ये कहाँ है, उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी जो सहायक नदियां वो मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती हैं, घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये सारी की सारी नदियां मिलकर इस बेसिन का निर्माण करती हैं। अब है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए कहां कहां पे कैसे कैसे बह रही हैं। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी इधर से ये बहती हुई ये यूपी, फिर आगे सिक्किम, फिर इधर से जो अपनी 7 सिस्टर हैं उनमें से असम वगैरह में बहती हुई इधर ये जो ब्रह्मपुत्र है ये इधर बांग्लादेश इस साइड में बहती हुई। तो ये सारी की सारी इस बेसिन का निर्माण कर रही है। ये ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है, ये गंगा इधर से, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी हमारे इस एक काफी बड़े एरिया में इस बेसिन का निर्माण कर रही है। ठीक है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। अब चाप झील
जब आपको मैंने वो वायु वाला पढ़ाया था तो उसमें शायद आपको याद होगा, जल वाला भी पढ़ाया, सॉरी, उसमें भी चाप झील आई है। तो चाप झील क्या होती है कि एक नदी के किनारे जो उसके विसर्प बनते हैं वो ऐसे सांप के जैसे चलती है नदी, तो अपरदन के कारण वो नजदीक आते आते फिर वो एक मिलके वो एक जो टुकड़ा है वो अलग हो जाता है, तो वहां पे झील का निर्माण हो जाता है। उस झील को हम चाप झील बोलते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। जो हमारे यहाँ पे वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है? मानसूनी होती है। यहाँ जो वर्षावन है उस हिसाब से हमारे पूरी साल वर्षा नहीं होती है। हमारे एक मानसून में एक निश्चित समय में वर्षा होती है। तो निश्चित समय कौन सा है? मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, तो जैसे ऋतुओं के नाम है वैसे यहाँ पे मौसम होगा। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं इस बेसिन में, और जनसंख्या का वितरण उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार पर्यावरण चाहता है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। पहाड़ों पे इतनी ज्यादा आबादी नहीं मिलेगी क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थितियां वहां पे अनुकूल नहीं है एक मानव के रहने के लिए। तो ज्यादा जो भीड़ है वो कहाँ देखने को मिलेगी? वो मैदानी इलाके में मिलेगी। मानव परिवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो देखिए, जहाँ पे फसल उगाने के लिए जमीन होगी तो वहां के लोग ज्यादातर कृषि ही करेंगे ना, खेती करेंगे। धान यहाँ की भी मुख्य फसल है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ की मुख्य फसल धान यानी चावल भी है, बट ये सिर्फ उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसके लिए तो वर्षा चाहिए। अब ये जनसंख्या घनत्व, यहाँ एक नाम आया था तो उसके बारे में बताया गया कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, कि 1 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें कितने लोग रहते हैं, वही वहां का जनसंख्या घनत्व होगा। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। तो इस प्रकार से कि उत्तराखंड में तो 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग ही रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार में 1102। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व हो गया। अब आता है कि यहाँ फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे उगाई जाती हैं गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। ये तो जो फसलें खाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं वो है। कुछ नकदी फसलें भी हैं जैसे गन्ना और जूट, जिनसे पैसे प्राप्त होते हैं, या फिर जिनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, वो फसलें कौन सी है? गन्ना और जूट है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। अब देखिए, मैदानी एरिया है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की खेती होगी, तो यहाँ पे कुछ जगह में केले के बागान भी हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो बिहार और असम में सिल्क का निर्माण होता है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। मंद ढलान वाले पहाड़ों, पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो मंद ढलान जो जिन मतलब खड़ी ढलान नहीं, जो ऐसे थोड़ी ढलान होती है वहां पे वेदिकाएं, मतलब उस जमीन को समतल करके ऐसे टुकड़ों में, और जैसे सीढ़ियां होती हैं उस प्रकार से बना के फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी पेड़ पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है वहां पे क्या है? बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो देखिए, मोस्टली जिस प्रकार की वहां पे जलवायु है उसी प्रकार के पेड़ वहां पे पाए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है। देखिए, धान की कृषि के लिए इतना पानी चाहिए होता है, मतलब खेत कैसे पानी से भरा जाता है, और मुख्यतः ये चिकनी मिट्टी जो काली मिट्टी होती है उसी में उगाया जाता है। तो इस प्रकार धान की खेती होती है। ये आसाम में चाय के बागान है, ये औरतें चाय की वो पत्तियां इकट्ठी कर रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो अब देखिए,
वनस्पति की हमने बात कर ली, जमीन कैसी पाई जाती है उसकी बात कर ली, तो अब जानवरों पे आ जाते हैं कि जानवर या वन्य जीव कैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हाथी, बाघ, हिरण और बंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं, मतलब ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले यहाँ पे जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां। तो ये कौन सी हैं? मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। देखिए, अब बहुतायत में यही चीजें मिलती हैं, तो यही वहां के लोगों का मुख्य आहार बन गया है। वेदिकाएं जो बता रहा था, या टेरेसेस जो थी, वो किस प्रकार से होती है, तो देख लीजिए, ये थोड़ी कम ढलान है, मतलब एक एकदम खड़ी ढलान नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी बना के, सीढ़ी जैसा बना के खेती की जाती है। तो ये सीढ़ी वाली खेती है, इसका क्या है कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से नहीं हो। और देखिए, अगर ये एकदम सीधी होती, ढलान ना होता, तो क्या होता कि जो पानी ऊपर बरसता वो सीधा स्पीड से आता, तो वो सब कुछ साथ बहा के ले जाता। अभी सीढ़ी जैसा बना दिया तो यहाँ पानी बहुत स्लो 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 आएगा, तो खेती अच्छे से हो जाती है। ये सुंदरवन में मगर जो पाए जाते हैं उनकी फोटो दिखाई गई है। एक सींग वाला गेंडा जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है, उसकी फोटो यहाँ दिखाई गई है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावन जल में एक इस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता को पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये अंधी डॉल्फिन है, ये कहाँ रहती है? ये एकदम स्वच्छ जल में रहती है। लेकिन हम फिर वही मनुष्य की बात आ गई कि हम लोग क्या करते हैं, जो बिना उपचारित किया हुआ औद्योगिक और जो शहर की गंदगी होती है उसको हम सीधे के सीधे किसी जल के स्रोत में डाल देते हैं, तो वहां रहने वाले वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी देखिए, पोल्यूशन उसी हिसाब से बढ़ रहा है। अभी एक केस हिस्ट्री दिखाई गई है यहाँ पे कि विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पाने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया या हाइड्रोला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने या बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। देखिए, एक मछुआरे की केस स्टडी बताई गई है कि वो किस प्रकार से, कैसे से तो एरिया में रहता है, किस प्रकार से वो मछलियां पकड़ता है, किस प्रकार से उनको बेचता है। लेकिन लास्ट में यहाँ पे भी बताया गया है कि जब तक आसपास के जो शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका जो मत्स्य पालन है उसको कोई खतरा नहीं है, और जब वो पहुंच जाएगा तो मत्स्य पालन एकदम नष्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज पर प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत की प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कश्मीर स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये वो शहरों के नाम बताए गए हैं जो इस नदी की, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर की ये फोटो हमें दिखाई गई है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग में, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों से जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता होली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। तो मतलब यहाँ 4 प्रकार के मैदानी भाग है। तो आपको मैंने जो थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैदानी भाग हम लोगों के रहने के लिए मतलब काफी उपयुक्त साधन हमें प्रोवाइड करवाता है। तो उसी क्रम में यहाँ बताया गया कि जो यातायात है उसके भी 4 मार्ग सुव्यवस्थित है। कौन कौन से? स्थल मार्ग है, जल मार्ग है, फिर जो बड़ा महत्वपूर्ण पतन मतलब बंदरगाह वो है, और फिर हवाई अड्डे भी हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से यातायात के भी सारे के सारे साधन यहाँ पे हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो अगर नाम आता है नमामि गंगे की, ये किस लिए प्रारंभ किया गया है? तो गंगा नदी के संरक्षण को, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ऊपर जो आया था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, याद रखेंगे। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है।
आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो इस जो बेसिन है इसमें पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पाई जाती हैं कि आगरा में यमुना के किनारे पे तो ताजमहल बना हुआ है, इलाहाबाद है वहां पे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध के स्तूप है, लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तथा अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की जो संस्कृति है यहाँ देखने को मिलती है। ये कई दर्शनीय स्थल हैं। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कहीं पे भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ये चैप्टर पूरा देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लोगे। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।